अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम प्री इंट्री प्रिपरेशन का लेक्चर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर की सिंपल और सादा लफ्ज़ों में जो डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे वो ये है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स टेल हमें बताते हैं हाउ मच अ वेक्टर के वेक्टर कितना गोज इन ईच डायरेक्शन, वो हर डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड कितना है। इसको सिंपल लफ्जों में अगर समझें तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि सर मैं तो लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में फोर्स 10 न्यूटन। अब मुझे ये मालूम करना है कि चूंकि ये जो फोर्स लग रही है ये ऊपर भी लेके जा रही है ऑब्जेक्ट को और आगे भी लेके जा रही है, तो मेरा सिंपल और सादा सा क्वेश्चन ये है कि मुझे मालूम करना है कि ये जो फोर्स है ना, इसका कितना हिस्सा इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका कितना हिस्सा इस डायरेक्शन में लग रहा है। जो हिस्सा इस डायरेक्शन में लगेगा वो भी एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा, जो हिस्सा इस डायरेक्शन में लगेगा वो भी एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा। स्टूडेंट्स, जो हिस्सा इस डायरेक्शन में यूज होगा उसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और जो हिस्सा इस डायरेक्शन में लगेगा वो हिस्सा हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे हमने लिखा हुआ है अगर F 10 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में खींच रही है तो जो इसका ये वाला हिस्सा होगा, इसी को ही तो कंपोनेंट कहते हैं, ये वाला हिस्सा इसको कहेंगे F ऑफ x। यानी ये जो 10 न्यूटन है ना जो इस डायरेक्शन में लगा है, सिर्फ उस हिस्से का नाम है एफ एक्स, और इस 10 न्यूटन का जो ऊपर लगेगा ना उसको कहेंगे एफ ऑफ वाई। तो इन्हीं को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है हाउ मच फोर्स, कितनी फोर्स एक्ट्स अलोंग वाई एक्सिस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें से कितनी फोर्स ऊपर लग रही है। जाहिर सी बात है पूरी की पूरी तो नहीं लगेगी, कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी। और एफ एक्स की अगर बात की जाए तो यहां पे कह रहा है हाउ मच अ वेक्टर एक्ट्स अलोंग एक्स एक्सिस, यानी इसमें से कितना एक्स एक्सिस में लग रहा है फोर्स। और इन्हीं की बात की जाए स्टूडेंट्स एफ एक्स की और एफ वाई की, तो इन्हीं को ही एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक हो गया। तो अगर मैंने यहां पे ये लिखा हुआ है कि सर अगर x वाला कंपोनेंट और y वाला कंपोनेंट यानी ये और ये इनको ऐड कर दिया जाए, प्लस कर दिया जाए, तो ये मिल रहा है, ये भी बात ठीक है, दोनों बातें ठीक है कि सर इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स F10 न्यूटन, इसको ब्रेक किया जाए, स्प्लिट किया जाए, दो हिस्सों में तोड़ा जाए तो एक ये मिलेगा एक ये मिलेगा। या इसको रिवर्स करके कहेंगे कि सर x और y दोनों को ऐड करें तो ये मिलेगा, बात सेम। अब आते स्टूडेंट्स रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की, जो एक्चुअली हमारा टॉपिक है। ये क्या कह रहा है, ये यही कह रहा है कि भाई एक डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, उसको दोनों हिस्सों में आप अलग अलग स्प्लिट कर दो और दोनों का मैग्नीट्यूड बताओ कि इस डायरेक्शन में कितना लगा, इस डायरेक्शन में कितना लगा। स्टूडेंट्स, हम पीछे पढ़ के आए हैं कि सिर्फ एक्स नहीं, सिर्फ वाई नहीं, एक और भी होता है जेड, कि उस डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। जो यहां पे मैंने लिखा हुआ है एक्स वाई Z, तीनों को प्लस करेंगे, वो भी x और y की तरह होता है जो हमने कोऑर्डिनेट्स में पढ़ा था। अगर तीनों को ऐड कर दिया जाए तो हमें ये फोर्स मिलेगा। तो यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ है, स्प्लिटिंग अ वेक्टर, एक वेक्टर को स्प्लिट करना है इनटू, इसमें इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस प्रोसेस को इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब स्टूडेंट्स, हमें मालूम ये करना है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है। अब इसके लिए हमारे पास एक तरीका है, इसको अगर मैं यहां से उठाकर घुमाता हुआ यहां पे रख लूं, कोई मसला नहीं है, सेम बात है। देखो यहां पे मैंने रख लिया इसी को, ये एफ एक्स वाई है, एफ और एफ वाई। अब एक्चुअली ट्रायंगल के हिसाब से देखा जाए तो हमें क्या मालूम करना है, वैसे एफ एक्स और एफ वाई। लेकिन अगर ट्रायंगल के हिसाब से देखा जाए तो हमें क्या मालूम करना है, बेस और परपेंडिकुलर। सीधी सादी ज्योमेट्री आ गई स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स। तो आ जाए इस तरफ, भाई मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एक्स वाला। तो एक्स वाला हकीकत में है क्या, बेस। तो एक्चुअली हमें बेस का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैथ्स के अंदर स्टूडेंट्स एक फार्मूला आता है cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हिपोटेन्यूज, ये एक फार्मूला दिया जाता है।
अब हमें मालूम क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड, बेस का मैग्नीट्यूड, और जो हमें मालूम करना होता है वो बराबर की एक साइड रख लेते हैं। बिल्कुल, तो h को इस साइड लेके आएंगे, यहां पे डिवाइड कर रहा है, यहां पे क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू h cos थीटा। अब इनके नाम बदल देते हैं स्टूडेंट्स, b यानी बेस ये रहा और ये दोनों सेम है, देखो, तो मैं b की जगह पे fx लिख लूं, कोई मसला नहीं है सर, और यहां पे h है, वो देखो, इस h की जगह पे अगर यहां पे मैं f लिख लूं, कोई मसला तो नहीं है, कोई भी मसला नहीं, fx इज इक्वल टू f cos थीटा। अब इस फार्मूला की मदद से आप इसको तोड़कर इसका मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। आपके जहन में सवाल आएगा, सर कैसे, चलें, fx इज इक्वल टू f cos थीटा। f का मैग्नीट्यूड क्या है बेटा, ये देखो यहां पे f है, f का मैग्नीट्यूड क्या है सर, 10 न्यूटन, मैंने यहां पे रखा 10 न्यूटन। cos थीटा एंगल कितनी है, इन दोनों के दरमियान एंगल कितनी है सर, 45 डिग्री, तो यहां पे मैंने रखा 45 डिग्री। cos 45 का अगर आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो आपका आएगा 0.707, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 7.07। अब हम ये कह सकते हैं कि सर इस डायरेक्शन में जो हमारा हिस्सा आएगा ना वो आएगा 7.07, स्प्लिट कर दिया हमने इसको। अब दूसरा कंपोनेंट, दूसरा हिस्सा जो ऊपर लेके जा रहा है वो कितना है, तो कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। अब स्टूडेंट्स हमें क्या मालूम करना है, एक्चुअली ये एफ वाई, और एफ वाई एक्चुअली क्या है, परपेंडिकुलर, तो हमें परपेंडिकुलर मालूम करना है। फार्मूला हमारा परपेंडिकुलर वाला ये है, यहाँ पे बेस था, यहाँ पे परपेंडिकुलर, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो अगर परपेंडिकुलर चाहिए, एच को इस साइड लेके आओ, P इज इक्वल टू एच cos थीटा। अब नेम चेंज करो, P यानी ये, इसकी जगह पे मैंने एफ वाई रख लिया, H यानी F यहां पे रख लिया। अब इसकी मदद से मैं इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकता हूं, कैसे देखें, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। सही है स्टूडेंट्स, एफ का वैल्यू रखें 10, साइन का वैल्यू रखें 45, यहां पे भी 45 है, दोनों में 45, ठीक है। अब एफ वाई इज इक्वल टू 10, ये सेम, साइन 45 का वैल्यू भी स्टूडेंट 0.707 ही आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा जवाब, 7.07। तो सर इसका मैग्नीट्यूड भी क्या आ गया, 7.07। भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट पर ऐसे 10 न्यूटन लगेगा तो 7.707 यहां पे लगेगा, 7.07 यहां पे लगेगा। इसी को ही कहते हैं एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। स्टूडेंट याद रखिएगा, इसमें जेड कंपोनेंट भी होता है, बुक में बात नहीं की गई इसीलिए हम उसको छेड़ नहीं रहे, ठीक है, लेकिन उसका भी तरीकेकार सेम होगा जैसे इनका मालूम कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं कि सर ये जो वेक्टर है ना, ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, हमें तो वैसे पहले ही पता है ना 45 डिग्री की एंगल बनाकर जाएगा, लेकिन हम अगर इसको मालूम करना चाहें डायरेक्शन ऑफ इफ, वेक्टर्स के अंदर डायरेक्शन का मतलब होता है कितनी एंगल बनाकर जाएगा, वही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। देखो 45 की डिग्री है तो ऐसे आएगा, 45 से ज्यादा आएगी तो ऐसे जाएगा, और ज्यादा आएगी तो ऐसे जाएगा, और ज्यादा आएगी तो ऐसे जाएगा। तो किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन है ना वो उसकी एंगल डिटरमाइन करती है कि कहां जाएगा। तो एक्चुअली हमें ये एंगल मालूम करनी है जो ऑलरेडी हमें पता है 45 डिग्री, लेकिन चलें हम इसको मालूम भी कर लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ एफ। इसके लिए हमारे पास फार्मूला आता है स्टूडेंट्स, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब यहां पे परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स, एफ वाई, देखो एफ वाई है, और बेस क्या है स्टूडेंट्स, एफ एक्स, तो यहां पे मैंने रखा एफ वाई अपॉन में एफ एक्स। टेन थीटा यहां पे कर रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड आएगा करेगा डिवाइड, नीचे आएगा, मैंने ऑलरेडी इसको ऊपर रख के -1 लगा दिया है पावर का, नीचे वाली चीज को ऊपर लाते हैं तो पावर माइनस का लगा देते हैं। अब ये बन गया हमारे पास फार्मूला। अब वैल्यू पुट करने के बाद ये एंगल पता चल जाएगा। भाई एफ वाई का मैग्नीट्यूड क्या है, 7.07, एफ एक्स का मैग्नीट्यूड क्या है, 7.07, इन दोनों को मैंने डिवाइड किया, क्या मिला 1। अब tan इनवर्स ऑफ 1 अगर स्टूडेंट्स आप फाइंड करेंगे ना तो थीटा आपको मिलेगी 45 डिग्री। यही एक सिंपल और सादा सा टॉपिक है जिसे आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर भी कहते हैं, जिसे आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं। ये हकीकत में किसी एक वेक्टर को उसके हिस्सों में तोड़ने का नाम होता है। सिंपल। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और पढ़ेंगे। थैंक यू।